Do you know gravitation? The force of attraction in between two mass is known as gravitation. Gravity क्या होता है? स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, जब एक प्लैनेट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खींचता है. इट इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है. इन विच वन ऑफ द बॉडी इज प्लैनेट एंड अनदर कोई सी भी बॉडी हो, कोई दिक्कत नहीं, उसे ग्रेविटी कहते हैं. ठीक है भैया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ग्रेविटी एक फोर्स है. ठीक है. ग्रेविटी क्या है? फोर्स है. और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, उसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. आपको याद होगा, मैंने कराया था. ठीक है भैया. अच्छा, ग्रेविटी को हम वेट भी बोल सकते हैं. ठीक है. और ग्रेविटी समझ गया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेट भी आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा. ठीक है. अच्छा, फोर्स की एसआई यूनिट कई सारी यूनिट होती है. जैसे आपका न्यूटन हो गया, केजी वेट. केजी वेट का मतलब होता है कि जितने किलो मास है उसमें 9.8 की क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उतने केजी का वेट आ जाएगा. अगर मैं बोलूं 50 केजी वेट क्या होगा, तो ये क्या होगा, 50 गुणे में 9.8 मल्टीप्लाई कर दो, इतने न्यूटन का वेट हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा. ठीक है. न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन सबको ही पता होगा. फोर्स दो मासेस के बीच में, उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है. और दो मासेस के बीच में जो फोर्स होता है, उनके सेंटर के बीच की दूरी जो होती है, उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली होता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये सब कुछ भी नहीं है. ठीक है. एसआई यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ध्यान रखना, केजी मीटर स्क्वायर, एस की केजी की पावर -1, मीटर की पावर 3 और एस की पावर -2 होती है. इसकी एसआई यूनिट होती है. ध्यान रखना. ठीक है भैया. वेक्टर फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं आता, तो इसलिए ज्यादा इसको करने की आवश्यकता है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ध्यान रखना, एक मास है, उसके ऊपर कुल फोर्स जो होगा सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा. वेक्टर सम का मतलब है 4 फोर्स है तो 4 फोर्स का क्या निकालना है, आपको रिजल्टेंट निकालना है. क्या निकालना है? चलो आगे बढ़ते. शेल थ्योरम वगैरह सब आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने वीडियो में करा रखा है, याद है. ठीक है. इसमें जो एनसीईआरटी देखिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ केवल वही करने आपको. तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है. और कह रहा 2 पार्टिकल ईच ऑफ मास क्या है, स्मॉल एम है. ईच ऑफ मास स्मॉल एम गोज अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस आर. ठीक है. अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल. देखिए क्या कर रहा है, एक पार्टिकल m1 ये रहा और दूसरा पार्टिकल m2 ये रहा. इनके बीच की दूरी कितनी है, r है. ठीक है भैया. अच्छा, दोनों का मास m है, दोनों पार्टिकल का मास क्या है, m है. ये पार्टिकल m है, दूसरा पार्टिकल भी m है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है. दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से इनके बीच में क्या हो रहा है, इनका पास कैसा है, गोल गोल घूम रहे एक दूसरे के. ये इसका, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है. तो घूमने के लिए क्या चाहिए, कौन सा फोर्स घुमाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाता है. तो ये ध्यान रखना, घुमाने के लिए चाहिए अपने आप को, अपने हमारे को सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है भैया. और यहाँ पर कौन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, तो इन दोनों मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स. इन दोनों मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वही क्या इनके बीच का सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आता है mv² में r. इन इसकी ये देखो, डिस्टेंस यहाँ पर r लेना, लेकिन जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स करोगे g, पहला मास दूसरा मास, और इन दोनों मास की दूरी क्या होगी, 2r का स्क्वायर होगी. क्या होगी, देखिए दोबारा सुनिए. सेंट्रीपिटल फोर्स में केवल हम सर्कल की रेडियस लेते हैं. ठीक है, ले लिया. GMM अपॉन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उस केस में जो डिस्टेंस होता है वो होता है दोनों मासेस के बीच की दूरी. ये सर्कल क्या है, सर्कल की रेडियस क्या है, r है. तो दोनों मास के बीच की दूरी क्या होगी, 2r. डायमीटर पे रखे हैं दोनों. ठीक है. तो सॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या होगा, कैंसिल हो गया. v² r इक्वल्स टू में GM 4r², एक r से एक r क्या होगा, कैंसिल हो गया. तो यहां से आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी आपकी v इक्वल्स टू में √GM और क्या होगा 4r. ये आपका आंसर है. ठीक है, आसान है, समझ गए. आगे बढ़ते हैं. और कोई क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये एक नंबर का आएगा, इतने लंबे पार्ट में नहीं आएगा. एक कैपिटल मास m को तोड़ा जाता है दो पार्ट में, m1 और m2 में. m1 और m2 में हाउ आर द m1 एंड m2 रिलेटेड सो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उनके बीच में क्या हो, मैक्सिमम लगे. तो याद है आपको, मैंने बताया था दो मासेस के बीच में प्रोडक्ट फोर्स मैक्सिमम जब लगता है जब उनका प्रोडक्ट क्या आता है मासेस का,
ज्यादा आता है, याद है। अब दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी उनका प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा उनके बीच का फोर्स भी क्या होगा, उतना बड़ा होगा। अब कैपिटल एम को मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, एक M1 और एक M2। तो जो दो टुकड़े बनेंगे उन दो टुकड़ों का प्रोडक्ट मैक्सिमम जब ही होगा जब M1 और M2 दोनों टुकड़ों का साइज क्या होगा, सेम होगा। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है कि दो टुकड़े, अगर M के दो टुकड़े करें M1 और M2 और इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ये जब भी पॉसिबल है जब दोनों टुकड़ों का मास क्या हो, सेम हो। यानी आप M1 अपॉन में M2 करोगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा आंसर आपका, ठीक है। या 1:1 या M बाय में, क्योंकि अगर कैपिटल एम को दो टुकड़ों में तोड़ोगे तो पहले टुकड़े का मास क्या होगा, M/2, दूसरे टुकड़े का मास क्या होगा, M/2। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से नहीं करना, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, एनसीईआरटी का वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछ रखा है, ठीक है। यहां पर आपको टोटल फोर्स निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 इक्वल मासेस ऑफ मास M, ठीक है। ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये तीनों मास यहाँ पे रखे गए, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2M प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ G। कह रहा है अगर यहाँ पर 2M मास रख दिए तो उसके ऊपर कुल कितना फोर्स लगेगा, तो ध्यान रखना। मैं आंसर जानता हूँ, आपको ही बता दूं, इसका आंसर है 2-0। पहले केस का आंसर क्या है, 0। अब देखिए कैसे, आपको पता है इस वाले मास पर हमें कुल फोर्स निकालना है, तो ये वाला मास इस वाले मास को नीचे खींचेगा, कितना फोर्स है, FB फोर्स है। ये वाले मास को ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा, कितना फोर्स है, FC फोर्स है। ये वाले मास को ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा, कितने से फोर्स है, FA से। समझ गया। अब आपको बता दूं, ये दूरी, ये डिस्टेंस कितना होता है आपको पता है, वर्टिसिस और सेंट्रोइड के बीच की दूरी क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, नहीं पता, नहीं पता तो देख लो। ये अच्छा देखो, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिख रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा कितना होता है, 60 डिग्री का। अच्छा ये साइड यहां से यहां तक की L है, तो ये कितनी होगी, L/2, ठीक है, समझ गया। L/2 होगी, 30 डिग्री ये होगी L/2, ठीक है। आपको बेस पता है, आपको एंगल पता है, आपको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। सब चलो चलते हैं cos थीटा के पास। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। cos थीटा कितना है भैया, 30 डिग्री। बेस क्या है, L/2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जो कि आपको निकालना है ना। तो चलो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, L2 cos 30 क्या होता है भैया, √3 में, ठीक होता है ना। cos 30 नीचे आएगा, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, L/में √3, समझ गए। यानी ये वाली जो यहां से यहां तक की दूरी है वो क्या है, L/में √3। ये भी क्या होगी, L/में √3। ये भी क्या होगी, L/में √3। समझ गए भैया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब एक चीज देखिए, हम देख रहे हैं ये मास M है, ये मास 2M है, इनके बीच की दूरी क्या है, L/में √3 है। ये मास क्या है, M है, ये मास क्या है, 2M है, ये वाला मास 2M है, ये मास क्या है, M है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। ये मास क्या है, ये मास क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो हम देख रहे हैं यहां पर तीन के तीनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर। चलो फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फोर्स क्या होगा, तो हियर FA बराबर में, FB बराबर में, FC बराबर में, मैंने क्या ले लिया, F, और F की वैल्यू क्या होगी, के G, क्या होगी भैया, G। पहला मास क्या है, M, दूसरा मास क्या है, 2M, उनके बीच की दूरी क्या है, L/में √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, ये आएगा आपका G2M² अपॉन में L² अपॉन में 3, ये ऊपर गया तो क्या हुआ, 6GM² अपॉन में L²। यानी सारे फोर्सेस की वैल्यू क्या इतनी है, ठीक है। अब करना क्या इस पे, अभी हमें निकालना है इस वाले मास पर कुल फोर्स। हम देख रहे हैं भैया, मैं यहां पर बना दे रहा हूं,
किस पे निकालना है, जी पे कुल फोर्स निकालना है। एक फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है एफ। एक फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है एफ। और एक फोर्स इधर लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है एफ, है ना। जी पे कुल फोर्स लग रहा है एफ एफ एफ, कोई दिक्कत तो नहीं। इन तीनों में से हमें क्या करना है, हमें तीनों को जोड़ना है। तीनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्ट इनको ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भैया ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, मतलब कोई से भी, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी दो वेक्टर का रिजल्ट निकाल देंगे। तो ये आ गया इसका रिजल्ट, ये इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। और आपको बता दूं, जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है, एकदम बीच में से आता है। दो वेक्टर बराबर होंगे तो रिजल्ट क्या होगा, एकदम बीचों बीच आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, चलो बताओ। इसकी वैल्यू होगी, देखिए इसके इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। कितना होगा, कैसे पता भैया, ये तीन वेक्टर चारों ओर एंगल कितना होता है, 360 का। तो ये सब सब बराबर है, तो ये क्या होगा, 120 होगा एक एंगल, ठीक है। तो 120 डिग्री का मैंने इसका और इसका रिजल्ट निकाला तो ये आया, इसका और इसका रिजल्ट निकाला तो ये आया। चलो एफ आर की वैल्यू निकालते हैं। एफ आर क्या है, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस दूसरा भी एफ स्क्वायर है 2f डॉट एफ, और कॉस क्या आएगा 120 डिग्री। तो अगर आप देखोगे तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये क्या होगा प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 होता है माइनस हाफ। ये ध्यान रखना, रट लेना जिसको नहीं पता। तो ये क्या होगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये माइनस इसको आके माइनस कर देगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया एफ। एफ की वैल्यू कितनी है भैया, एफ की वैल्यू क्या निकाल रखी हमने, ये देखो 6 GM² अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया नीचे। ये किसका रिजल्टेंट है, ये वाला किसका रिजल्टेंट है भैया। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, जिसकी वैल्यू क्या है G6 GM² अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है भैया। अच्छा, ऊपर के फोर्स की वैल्यू भी क्या है, 6 GM² अपॉन में एल स्क्वायर। देखो इन दोनों को सॉल्व किया, इसको और इसको सॉल्व किया, इनको सॉल्व करने के बाद आपका एफ आर आया। एफ आर की वैल्यू ये, एक फोर्स देखो जब दो को सॉल्व कर देते तो ये आएगा, केवल इसको कंसिडर करना, बाकी इन दोनों को हमें क्या करना है, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास दो फोर्स बचे, एक फोर्स ऊपर बचा हुआ है और एक फोर्स ये वाला बचा हुआ है। इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन दोनों फोर्स क्या है, क्या है, देखो यार तुम पता नहीं क्या है। तो हेयर एफ ए, ऊपर वाला फोर्स क्या है एफ ए, एंड एफ आर जो कि नीचे लग रहा है आर इक्वल, इक्वल है ना, एंड अपोजिट। दो इक्वल अपोजिट चीजें एक दूसरे को क्या करती हैं, कैंसिल कर देती हैं। सो दे कैंसिल टू ईच अदर। तो नेट फोर्स एट क्या होगा भैया, जी पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है भैया। ध्यान रखना, एक बार देख लेना, आसान क्वेश्चन, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट वर्सेस ए इज डबल। ए के मास को मैंने क्या किया, एम से 2m कर दिया, तो क्या होगा, ऊपर का फोर्स क्या होगा, डबल हो जाएगा, पर डबल हो जाएगा। नीचे का फोर्स क्या है, इतना है, तो ऊपर का फोर्स क्या होगा, 12 GM² अपॉन में एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जब दोनों को जोड़े हुए थे एफ ए अब क्या होगा, ज्यादा होगा, एफ आर क्या होगा, कम होगा। तो एफ ए क्या है, एफ ए क्या है 12 GM² अपॉन में एल स्क्वायर, और एफ आर क्या है 6 GM² अपॉन में एल स्क्वायर। तो रिजल्ट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है भैया, ये हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप सबको पता था, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के साथ है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। बहुत आसान फॉर्मूला है, क्योंकि हमें पता है ये है तो एक्सेलरेशन, इसको बस हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी नामक फोर्स की वजह से आता है। ग्रेविटी अपॉन में मास क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्या ग्रेविटी खुद फोर्स होता है। तो ग्रेविटी होता क्या है, बोलो, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आर स्क्वायर अपॉन में मास, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, ठीक है।
अब आता है वेरिएशन इन जी ड्यू टू, बहुत 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है वैसे तो, लेकिन हमें 3 ही फैक्टर करना है। पहला ड्यू टू शेप, पहला वेरिएशन इन जी ड्यू टू, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप। शेप आपको पता है अर्थ की कैसी होती है, ओवल होती है। कैसी होती है? ये होती है पोल की रेडियस, ये होती है इक्वेटर की रेडियस। किसकी रेडियस ज्यादा है? इक्वेटर की ज्यादा है। तो हम जानते हैं भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली इक्वल टू रेडियस ऑफ का स्क्वायर। तो यहाँ की रेडियस ज्यादा है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जहाँ की रेडियस ज्यादा होगी वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कहाँ की रेडियस ज्यादा है? इक्वेटर की, तो इक्वेटर की जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कहाँ की रेडियस कम है? पोल की। जहाँ की रेडियस कम होगी वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ गया? अगला आता है ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ की वजह से। ठीक है, डेप्थ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार सीधा सीधा इस बार भी आपको गारंटी दे रहा हूं आएगा। ठीक है, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ कुछ नहीं है डेप्थ में। ठीक है, पहले आप सरफेस में निकाल लो एक पॉइंट। अच्छा आपको बता दूं अर्थ की डेंसिटी हर जगह पर क्या है? सेम है। ठीक है, तो ए पॉइंट पर अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हो तो क्या होगा? ए सरफेस पर है तो जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। अच्छा आप अर्थ के अंदर भी जाओगे तो वहां पर मास चेंज हो जाएगा, इसलिए अभी आपको बड़े वाले स्फीयर का मास निकालना, जिसकी रेडियस क्या है? आर। तो क्या होगा? जी ए इक्वल्स में क्या होगा? जी मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? जी 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर है ना, इंटू में डेंसिटी अपॉन में क्या होगा? आर स्क्वायर। और ये क्या होगा? कैंसिल होगा, तो आप देखोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट क्या आ गया? 4/3 जी पाई आर इंटू में रो। अच्छा कई बार ये भी पूछता कि सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली इनटू डेंसिटी, यहां से हो जाएगा। अच्छा जब आप डेप्थ में चले आओगे तो डी डेप्थ में चले आते हो तो जो स्फीयर बनेगा वो छोटा हो जाएगा, और उसकी रेडियस क्या होगी? आर माइनस डी हो जाएगी। डेंसिटी बी भी वही। तो इसके सरफेस पे ग्रेविटी क्या होगी? बी पॉइंट पे। जब आप डेप्थ में चले गए तो स्फीयर छोटा हो जाएगा ना, याद है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी क्या हो गया? इसका मास मैंने मान लिया एम एस। क्या है? एम एस। तो जी मास एम एस होगा, और रेडियस क्या होगी? आर माइनस डी का होल स्क्वायर। जी मास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, डेंसिटी वही रहेगी आर माइनस डी का होल स्क्वायर। जी वॉल्यूम क्या होगा स्मॉल स्फीयर का? 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब, डेंसिटी वही है, और आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो आपकी बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू में क्या हुआ? आर रो। क्या आ गया? ये डेरिवेशन पक्का ही पर बता रहा हूं मैं आपको, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, दोनों को डिवाइड करूं तो ये क्या? स्मॉल जी है। तो ये क्या होगा? जीबी अपॉन में जी ए। जब इस चीज को इससे डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल इससे। हाँ, क्या बचेगा? आर अपॉन में आर माइनस डी अपॉन में आर होगा। उसके बाद इसको लिख दो आर अपॉन में आर, तो क्या हो गया? 1, डी अपॉन में आर तो क्या? डी। तो आपको बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने, तो बी क्या होगी? जी ए क्या होगा? 1 माइनस डी अपॉन में आर। ठीक है भैया, आपको जी ए पता ही है 9.8 होता है, तो आप निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पर देखिए कई बार ये बोलता है कि परसेंटेज चेंज इन जी कितना है, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओरिजिनल इनटू में 100। चेंज इन क्या होगा? चेंज निकालने के लिए ध्यान रखना चेंज हमेशा पॉजिटिव लेना है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे होती है? अर्थ की सरफेस पे होती है। तो सरफेस पे पॉइंट पर डेप्थ पर अपॉन में ओरिजिनल कहाँ थी? सरफेस पे थी। तो जी ए की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है? जी जीबी की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है। ठीक है, अपॉन में जी ए गुणे में क्या कर देना? 100 परसेंटेज हो जाएगा। इसकी वैल्यू आती है आपकी डी अपॉन में आर गुणे में। ठीक है, फिर आता है ड्यू टू हाइट। हाइट, तो हाइट पर मास चेंज नहीं होता, इसलिए आप डेंसिटी की टर्म में मत करो। ठीक है, ये स्फीयर है, आपको ए पॉइंट पर निकालना है, आर रेडियस है, तो क्या हुआ? जी ये क्या हुआ? जी मास रेडियस क्या है? आर स्क्वायर। अब हम हाइट पे चले आते हैं बी पॉइंट पर, जो कि जिसकी दूरी कितनी है? h।
ठीक है, बी पॉइंट पे निकालना। तो जीबी क्या होगा, जी मास वही रहेगा अर्थ का, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, जीबी अपॉन में जी ए इक्वल्स में क्या होगा, ये वाला ऊपर आएगा तो जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में ये क्या, और नीचे आएगा तो आर स्क्वायर अपॉन में जीएम से जीएम क्या हुआ, कैंसिल हो गया है ना। तो जीबी अपॉन में जी ए इक्वल्स में क्या हुआ, आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब आपको जीबी निकालना है यानी हाइट पर। तो जीबी क्या होगा, आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में जीए। जीए की वैल्यू आपको पता है जी के बराबर होती है, जो कि 9.8 होती है ना। अच्छा, यहाँ पर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना, तो कैसे करोगे, इसको यहीं से कर लो। तो क्या होगा, जी बी अपॉन में जी ए इक्वल्स टू में, आप इसको क्या लिखते हो, आर स्क्वायर, है ना, समझ गया। चलो काम करो, आपको और आसान तरीका बता दो, कॉमन वाला झंझट ही छोड़ दो, इसको कॉमन लेना नहीं आता, बच्चों को दिक्कत होती है, जिसके पास मैथ नहीं उसको उल्टा कर दो, इस वाली पूरी टर्म को उल्टा कर दो इस वाले को। तो क्या होगा, जी है अपॉन में जी बी, और ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एच अपॉन में आर का होल स्क्वायर, ये होगा। अब एक काम करो, जी ए अपॉन में जी बी, आर अपॉन में आर क्या हो गया 1, एच अपॉन में आर क्या हुआ, एच अपॉन में, और ये क्या हुआ, अब फिर उल्टा कर दो इसको, फिर उल्टा कर दो, क्या हुआ, जीबी अपॉन में जी। लेकिन इसको उल्टा नहीं कर रहा, इसको नहीं उल्टा कर रहा तो इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, 1 माइनस एच अपॉन में आर की पावर -2। बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम क्या कहती है कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया, समझिए सोचिए, अरे प्लस आएगा ना भाई, बोल फिर रहे सुअर हो कहीं के, जीबी अपॉन में जी ए इक्वल्स में क्या, 1 माइनस 2 एच अपॉन में आर। आपको जीबी की वैल्यू निकालनी, जी की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन में ओरिजिनल। ओरिजिनल कहाँ पे होती है, जी ए पर, गुणे में क्या हुआ, और जितने परसेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर चेंज आता है उतना ही क्या होगा भैया, वेट के अंदर भी चेंज आएगा, समझ गया। सब हो गया, अब आता है क्वेश्चन। देखिए भैया, एनसीईआरटी का दिया है, न्याय घटिया क्वेश्चन है। कह रहा भैया, यू आर गिवन दैट फॉलोइंग डाटा, जी की वैल्यू दे रखी है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है आपको, डिस्टेंस बिटवीन मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून रिवोल्यूशन वाज 27.3 डेज, ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज। दो अलग अलग तरीके से आपको अर्थ का मास निकालना है। ठीक है भैया, कुछ नहीं है इसमें, पहला तो आपको पता ही है कि भैया ये जानती हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। ठीक है, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जी जी स्मॉल जी इक्वल्स टू में कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर स्क्वायर। आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता है ना, और आपको क्या निकालना, मास ऑफ अर्थ निकालना, तो मास ऑफ अर्थ यहां से निकल आएगा, क्या होगा, जी इक्वल्स टू में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना, मास निकालना, तो इसको यहीं पर रखो, बाकी सब चीजों को ले आओ, तो जी आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी हो गया। ये जानते हो 9.8 ये क्या होता है, अर्थ की रेडियस रखी है, कागज रखी हुई ये रही। ठीक है, और ये कैपिटल जी की वैल्यू क्या रखी है, तो नहीं दे रखी, तो 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी ये देखिए, ये वाला आपको तरीका भी शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मैंने कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कराया था ना लास्ट क्लास में, एकदम लास्ट क्लास में, ग्रेविटेशन की। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड है, तो ये नहीं आएगा आपको। एनसीआर सीबीएसई से आउट ऑफ सिलेबस है, बाकी कई प्राइवेट स्कूल वाले जो सी टाइप के होते हैं वो देते हैं। ये वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून कितना देखा है, स्मॉल जी की वैल्यू रखी इतनी, रेडियस ऑफ मून रखा है आपको इतना, तो आपको निकालना है उसका मास। तो स्मॉल जी इक्वल्स में कैपिटल जी एम अपॉन में आर, एम क्या है, मास ऑफ मून है। आगे बढ़ते भैया, ये वाला बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाय 2%, अर्थ की रेडियस कितनी श्रिंक हो जाए, 2% कम हो जाए। केवल अर्थ की रेडियस चेंज हो रही है, बाकी और सब चीज क्या है सेम है। ठीक है, तो कह रहा है मास रिमेन कांस्टेंट, मास की वैल्यू नहीं, मतलब मास नहीं चेंज हो रहा,
हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना है, करने का तरीका क्या है। देखिए आपको पता है आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर चेंज निकालना है परसेंटेज, तो आपको पता है जी क्या होता है, जी एम अपॉन में आर। ठीक है, क्या क्या चीज कांस्टेंट है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, केवल क्या चेंज हो रही है, रेडियस। तो भैया जो चेंज नहीं हो रहा उसको हटा दो, उसको हटा दो, तो हट गया। तो ये है आपका जी इक्वल्स टू में डेल्टा चेंज इन जी अपॉन में जी इक्वल्स टू में इनकी वजह से चेंज होने का, तो आपको लिखना 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन में, समझ गए, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन में आर, समझ गए। तो भैया क्या हो जाएगा, समझ गए, जिसके अंदर चेंज नहीं आता उसको हटा देते हैं। अब आप कहोगे कि माइनस क्यों नहीं आया, तो भैया आपको एरर वाला याद है जब एरर कराया था, ये रटी लो इसको, जिसको एरर पता होगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको एरर नहीं आता होगा उसके लिए थोड़ा सा डायरेक्ट है कि जिसके अंदर चेंज नहीं आ रहा उसको हटा लो। अगर मास के अंदर भी चेंज आता ना, मान लो चलो हम मास के अंदर भी चेंज लेते हैं, तो उसको लिखते हैं डेल्टा जी अपॉन में जी इक्वल्स में डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन में आर। समझ गया, मास भी चेंज होता है रेडियस भी चेंज होती है, तो आपको ऐसे लिखना होगा। लेकिन अगर केवल क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रही है, अगर केवल मास चेंज होता है क्या लिखते हैं, डेल्टा जी अपॉन में जी गुणे में बराबर में डेल्टा एम अपॉन में केवल मास चेंज हो रहा था। और यहाँ पर क्या है, क्या चेंज हो रही है, रेडियस। रेडियस की पावर कितनी है, 2, तो क्या लिखोगे, डेल्टा जी अपॉन में जी बराबर में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन में आर। लेकिन आपको परसेंटेज चेंज पूछ रखा है, दोनों साइड में क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो वही हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन में जी गुणे में 100 बराबर में 2 डेल्टा आर अपॉन में आर गुणे में 100। ठीक है, समझ गया। अच्छा देखिए वैसे तो, अच्छा हाँ नीचे है ना यार, रेडियस तो नीचे होती है ना, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस है, इधर भी माइनस है। ठीक है, तो इधर रेडियस नीचे है ना, नीचे, तो ऊपर जाएगी तो क्या होगा, आर की पावर -2। तो आप आर की पावर -2 को क्या लिखोगे, -2 डेल्टा आर अपॉन में आर गुणे में 100। तो भैया देखिए -2 लिख दिया मैंने, तो डेल्टा जी अपॉन में जी गुणे में 100, ये क्या -2 है, -2 क्योंकि रेडियस नीचे थी, ऊपर ले गया। अच्छा डेल्टा आर अपॉन में आर गुणे में 100 क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन रेडियस। रेडियस के अंदर कितने परसेंट का चेंज आया, लेकिन कम हुआ है, श्रिंक हुआ है, श्रिंक मतलब नेगेटिव चेंज है, क्या है, तो -2%। सॉल्व करो, तो डेल्टा जी अपॉन में जी गुणे में 100 बराबर में -2 गुणे -2 क्या होगा, 4%। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बढ़ेगी, 4% क्या होगी, बढ़ जाएगी, 4% क्या होगी, बढ़ेगी। ये वाला क्वेश्चन कर लो, करोगे, समझ गए ना, देख लेना रिकॉर्डिंग से बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू वेरिएशन जी, डेरिवेशन करा दी ना मैंने इसकी। अब देखो इसके क्वेश्चन बड़े प्यारे आते हैं, ये देखो ये वाला क्वेश्चन कई बच्चों को वैसे भी दे रखा होगा, टाइम खत्म हो जाएगा ना, तो इन सारी चीजों को रिवाइज करना, और तो साइड में कुछ में आ जाइए तो बता दूंगा तेरे साइड में। ठीक है, कह रहा है व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए हाइट, कह रहा है कितनी हाइट पर द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूस बाय 36%। क्या कह रहा है, कम हो जाएगी। अगर 36% से रिड्यूस हो जाएगी, बचेगी कितनी, 64%। कितनी बचेगी, अगर 36% रिड्यूस होगी तो कितनी बचेगी, 64%। ठीक है भैया, तो चलो भैया हाइट पे निकालते हैं, तो आपको याद है हाइट पे, बी पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 1 - 2h अपॉन में आर, याद है। ये क्या है, हाइट की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है, 64% बची है, केवल क्या बची है, सरफेस पर क्या होती है, 64% ऑफ जी बची है, 64% ऑफ जी। जी को ऐसी रहने दीजिए 1 - 2h अपॉन में आर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। 64% ऑफ जी को लिखोगे 64 डिवाइड बाय 100 गुणे में जी बराबर में जी 1 - 2h अपॉन में आर। जी से जी क्या होगा, कट मर गया। ठीक है, अपने को क्या करना है अब, हाइट निकालनी है। ठीक है, तो 64, ये क्या होगा 64 100 और 1 - 2h अपॉन में आर, 2h निकालना, आर की वैल्यू क्या होती है, 6400 किलोमीटर, क्या होती है, 6400 किलोमीटर, ठीक है भैया। अब देखिए इसको परली साइड में ले आओ, इसको उधर की साइड ले आओ, तो क्या होगा,
2h 6400 बराबर में क्या होगा 1 माइनस 64 अपॉन में 100। बोलो हाँ। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 36 अपॉन में 100। बोलो हाँ। 2h अपॉन में 64। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, 2 जीरो से 2 जोड़ी क्या हुआ कैंसिल हो। ये कितनी बार क्या 18 बार। इसकी गुणा इसमें करो तो h इक्वल्स टू में 18 गुणे में 64। आंसर आ जाएगा आपका कितना। अरे यार ये क्या कर रखा है मैंने, इससे करना है इंदर न्यूमेरिकल के लिए मैंने दूसरा फॉर्मूला बता रखा है ना आपको, उससे करना है। इसके आसपास ही आंसर आने वाला है ये 1600 के आसपास ही आएगा, लेकिन कम आएगा क्योंकि ये जो मैंने लिया था ये बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम का इस्तेमाल करके लिया था और वो अप्रोक्सीमेशन बेस्ड होती है। मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा देखिए 64 गुणे में 1800 1500 समथिंग आएगा। एग्जैक्ट आंसर 1600 आना चाहिए। हाँ मतलब बहुत ज्यादा एरर आ रही है तो। हाँ 1152 है, 1152 मतलब नहीं करना आपको इससे न्यूमेरिकल। ठीक है भैया, इससे आपको न्यूमेरिकल नहीं करना। न्यूमेरिकल के लिए मैंने कहा था हाइट वाले फॉर्म में ये आएगा क्या जीबी अपॉन में जी ए इक्वल्स टू में आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हटाओ इसे, किससे मत करना, आप कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तरीका आपका सही है। ठीक है, आपको पता है जीबी अपॉन में जी ए इक्वल्स टू में आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हाँ जी राम राम सर जी, नमस्कार सर। की मार पड़े लेकिन समय की मार ना पड़े। अब देख इसको मार पड़ेगी समय की मार। देखिए बी पॉइंट पर देखिए सुन लीजिए, अगर मैं बात कर रहा हूं तो बी वो पॉइंट है जो एच आर जो कितना निकालना मतलब एच हाइट पर है। तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी 36% रिड्यूस होगी, बच्ची कितनी है 64%। 64% ऑफ जी। और ये क्या ए पॉइंट पर कितनी होती है जी होती है आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा 64% ऑफ जी को क्या लिखो 64% जी अपॉन में जी बराबर में क्या हो जाएगा आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, जी से जी क्या होगा कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर को इधर लाओगे तो 64 अपॉन में 100 का अंडर रूट जाएगा, ये तो जाएगा 8 बटे में क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आर अपॉन में आर प्लस एच। हो गया खत्म। 8 बटे में 10 और देखिए इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। इसको उल्टा कर दोगे तो क्या होगा 10 बटे में 8 और ये हो जाएगा उल्टा होके क्या होगा आर प्लस एच अपॉन में आर। इसको लिखोगे आर अपॉन में आर क्या होगा 1 है ना, और एच अपॉन में क्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए करता हूं मैं उल्टा सीधा जहां सॉल्व हो जाए। ठीक है, 10 अपॉन में 8 1 को इधर ले आओ तो -1 एच अपॉन में आर। ठीक है भैया, फिर क्या हो गया 2 बटे में 8 है ना, और ये क्या हुआ एच अपॉन में आर 1 बटे में 4 एच इक्वल्स में क्या हुआ 1 बटे में 4 गुणे में क्या हो जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी है भैया 6400। ये गया तो कितना 1600 आंसर आ गया। मतलब देखो कितनी एरर आ रखी है। अगर मैं बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम लगा करके आंसर निकालने की कोशिश करता हूं तो करीबन नहीं तो 500 से ऊपर की एरर आ रही है। ठीक है चलो आगे बढ़े, हो गया। ये वाला देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। आपको एक 17 के बारे में 16 के बारे में फैक्ट बताता हूँ। मेरा रोल नंबर क्लास 5वीं से लेके अब 12वीं तक रोल नंबर 16 ही था, कभी चेंज नहीं हुआ। 16 ही रोल नंबर हमेशा 16। कहीं भी किसी भी स्कूल में क्या पहले बुरा नहीं पड़ता था, उसके बाद लुडलो के सल में गया नंबर 1 में, तब भी मेरा नंबर 16 ही था। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय लुडलो के सल नंबर 1। समझा साले छपरी सेंडोन्स वाले, तू था सेंडोन्स का, तू था वहीं का, तू प्रोडक्ट ही वहीं का है। देखिए ओए कह रहा फाइंड द पर्सन। बेटा देखो अभी मेरा गुस्सा धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि मैं उसके ऊपर उतारूंगा। ठीक है,
तो उसकी फीस आने वाली, उसके पापा को थोड़ा दिखाऊंगा कि मैं पेलता हूँ ढंग से। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी वैन टेकन हाइट तो 32 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ, कितना कह रहा है ये परसेंटेज चेंज निकालना जी के अंदर। आप कितने ऊपर ले आ रहे हो? 32 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना परसेंटेज चेंज इन जी आपको बता रखा है। देखो इतना लंबा चौड़ा नहीं करने की आवश्यकता है, जो मैंने बताया उसी को ध्यान रखना। बराबर में क्या होता है, अभी मैं फॉर्मूला दोबारा ड्राइव कर रहा हूँ, बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी, एक्चुअल में क्या होती है ए पर ही होती है, गुणे में क्या करते हैं हम 100। तो भैया आप बी पॉइंट पर ए पॉइंट पर क्या होती है जी, एच पॉइंट पर क्या होगी 1 माइनस 2h अपॉन में आर, इंटू में क्या होगी जी अपॉन में जी, गुणे में क्या होगा 100। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका जो आएगा, देखो चलो आएगा क्या वैसे, जी कॉमन ले लो यहां से तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, -1 की मल्टीप्लाई तो -1, ये क्या होगा प्लस 2h अपॉन में आर गुणे में 100 अपॉन में जी, जी से जी क्या हुआ कैंसिल हो गया, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। तो आपका परसेंटेज चेंज इन जी कितना आ रहा है 2h अपॉन में आर गुणे में 100। तो 2h कितने ऊपर लगेगा 32 किलोमीटर, रेडियस क्या है 6400 है ना, गुणे में, तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200, ये क्या होगा भैया 2, और ये 1% का चेंज आ रहा है 1% का, ठीक है। तो इससे करना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, अभी आपको क्वेश्चन मीटिंग खत्म होगी है तो आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, ठीक है, हो गया समझ गया ना भैया। जो करा रहा हूँ वही करना, कुछ नहीं करने की आवश्यकता आपको, ठीक है। अगर करोगे एक्स्ट्रा तो फेल होगे, फिर ध्यान रखना, ठीक है। आपको 2-3 क्वेश्चन कर लो, चलो भैया जब तक दूसरी मीटिंग अपडेट, आप 10 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट होगी, जल्दी ज्वाइन करना, मैं टाइम वेट नहीं करूंगा किसी का भी, ये खत्म होने वाला चैप्टर वैसे भी।